सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कल आपका ईडी का एग्जाम है, तो मैं बता दूं कि अभी जो मैंने ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ईडी का एग्जाम एंड थ्योरी के 5 क्वेश्चन कर लो तो आप पास हो जाओगे। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अगर इतना भी पढ़ लोगे तो आराम से ईडी में पास हो जाओगे। एंड ये जो नोट्स हैं ये आपको कम्प्लीटली मैं देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ आप लोग इनको ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। एंड आप लोगों का इतने में थ्योरेटिकल जो काम है एंड जो आपका ड्राइंग सेक्शन है वो उतने में आपका हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक, तो ये जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस पेपर में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन क्या है, तो देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये एक लैंग्वेज है जो इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में डिज़ाइन आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्पेसिफिक चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है, ठीक है। ये एक एक्सीलेंट सब्जेक्ट है एंड जो लॉजिकली थिंकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हैबिट डेवलप करता है, ठीक है। तो इंजीनियर्स के आइडियाज़ को प्रॉपर पेपर पर ड्रॉ करना एंड बनाना, रिकॉर्ड किया जाता है एंड ड्राइंग के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। सो नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल। सो स्केल क्या है, स्केल को एज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट टू द एक्चुअल लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ डिफाइन किया जाता है। मतलब जो हमारा स्केल है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द एलिमेंट एंड एक्चुअल डायमेंशन, ठीक है, एक्चुअल लीनियर डायमेंशन। तो देखो इस साइज ऑफ स्केल, तो रिड्यूसिंग स्केल का साइज क्या होता है, 1:2, 1:5, 1:10 एंड 1:100। इन लार्ज स्केल का 2:1, 5:1 एंड 10:1 एंड 100:1। फुल स्केल का 1:1, ठीक है। ना अब बात करते हैं हम किसकी, क्लासिफिकेशन की। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ स्केल। फर्स्ट इज प्लेन स्केल, सेकंड इज डायगोनल स्केल एंड थर्ड इज वर्नियर स्केल एंड फोर्थ इज कंपैरेटिव स्केल एंड नाउ लास्ट इज स्केल ऑफ कॉर्ड। सो नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अब हम पढ़ेंगे आरएफ। सो आरएफ कैसे निकालते हैं एंड स्केल को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये सुनो, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि हमें आरएफ पता होना चाहिए स्केल को। तो आरएफ कैसे निकालते हैं, तो आरएफ निकालते हैं लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन आपका एक्चुअल लेंथ, ठीक है। सो ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ठीक है। सो देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें आरएफ चाहिए होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए होती है एंड लेंथ ऑफ स्केल चाहिए होता है एंड यूनिट टू बी मेजर्ड, जो भी यूनिट्स वो चाहिए होता है। तो देखो आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फैक्टर बोल सकते हो। देखो आर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आर को द रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है। सो फॉर्मूला क्या, आर एफ इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आर एफ का कोई यूनिट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आर एफ का जो कोई भी यूनिट नहीं होता है। एंड मान लो कि अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन है एंड 1 मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या होगा, तो जो हमारा आर एफ है, तो हमारा एक्चुअल मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया एंड 1 सेंटीमीटर के बाद हमारा एक्चुअल लेंथ कितना, 1 मीटर। सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 के साथ इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो आर एफ कितना आएगा, 1/100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर एफ हमारा इतना आ जाएगा, ठीक। ना अब आता है हमारा लेंथ ऑफ स्केल। सो लेंथ ऑफ स्केल आर एफ के बाद का पार्ट होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस और मैक्सिमम डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो एल ओ एस इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये सब यूनिट एंड मेन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नोट किया जाता है कि जो हमारा जीरो होता है, जीरो को हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेन डिवीजन के एंड पर मार्क करते हैं, ठीक है। एंड मार्क प्लेस किया जाता है और जो हमारा मेन यूनिट को जीरो के राइट साइड पे मार्क किया जाता है। तो ये मेन यूनिट के जीरो के राइट साइड मार्क कर दिया। एंड क्या होता है कि इन सभी यूनिट को जीरो मार्क करके लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है एंड स्केल के नीचे आर एफ को क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा आता है डायगोनल स्केल। तो देखो प्लेन स्केल समझ लिए, डायगोनल स्केल अब इसका टाइप है। सो देखो जो हमारा डायगोनल स्केल एक बहुत ही एक्यूरेट स्केल होती है और ये मिनट्स डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल में सिर्फ 2 यूनिट मेजर कर सकते हैं, लाइक आपका
कोई भी हो सकता है, जैसे मीटर या डेलीमीटर हो गया। अब लेकिन जो हमारा डायगोनल स्केल है उसमें हम 3 सक्सेसिव यूनिट्स को मेजर करने में कैपेबल होते हैं। एक यूनिट होती है एंड दूसरी उसकी सब यूनिट होती है, एंड उसकी सब यूनिट की सब डिवीजन होते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में मीटर, मीटर का डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा साइक्लॉइडियल कर्व। सो साइक्लॉइडियल कर्व क्या होता है? तो देखो जो हमारा ये एक कर्व होता है, क्या होता है? ये कर्व एक फिक्स्ड पॉइंट द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा साइक्लॉइडिकल कर्व होता है ये एक फिक्स्ड पॉइंट के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर होता है। किसके होता है? सर्किल के सर्कमफेरेंस पर होता है। जब वो सर्किल बिना स्लिपिंग के एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड सर्किल के ऑलमोस्ट रोल करता है, तो जो रोलिंग सर्किल है, ये हमारा जो है ये एक रोलिंग सर्किल है। रोलिंग सर्किल को जनरेट करता है एंड जनरेटिंग सर्किल कहा जाता है। और जो हमारा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन या सर्किल की डायरेक्टिंग या लाइन, जो हमारा डायरेक्टिंग स्केल कहा जाता है। एप्लीकेशन क्या होते हैं? साइक्लॉइडिकल कर्व्स जैसे गैर के टूथ प्रोफाइल में यूज होता है। अब साइक्लॉइड क्या होता है? तो साइक्लॉइड साइक्लॉइडिकल कर्व उस कर्व को कहते हैं जो एक सर्किल की सर्कमफेरेंस या फिक्स्ड पॉइंट द्वारा क्या होता है? जनरेट किया जाता है, ठीक है। नाउ जब हमारा जो सर्किल होता है वो बिना किसी स्लिपिंग और या फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करता है? रोल करता है, ठीक है। एंड यही हमारा सर्किल होता है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा एक मतलब एक कर्व है एंड ये हमारा रोलिंग है। तो जनरेटिंग सर्कल जो है वो रोलिंग और रोलिंग डायरेक्टिंग लाइंस पे है, ठीक है। नाउ अब आता है एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड एंड इनवोल्यूट। सो हमारा एपीसाइक्लॉइड क्या होता है? सो एपीसाइक्लॉइड, पहले सबसे पहले आप एपीसाइक्लॉइड का रोलिंग आउटसाइड का डायग्राम देख लो। तो ये हमारा सर्किल है एंड इसके ऊपर क्या जनरेट कर रहा है? सर्किल है एंड इसी को हम एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। तो एपीसाइक्लॉइड का है, ये वो कर्व है जो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर फिक्स्ड पॉइंट द्वारा जनरेट होता है। देखो जो हमारा एपीसाइक्लॉइड है, एपीसाइक्लॉइड का मतलब क्या है? एपीसाइक्लॉइड जो है ये क्या है कि एक कर्व है जो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर एक फिक्स्ड पॉइंट द्वारा क्या होता है? जनरेट होता है। जब वो सर्किल बिना स्लिपिंग के दूसरे सर्किल के बाहर या आउटसाइड रूल करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एपीसाइक्लॉइड कहलाता है। एंड हाइपोसाइक्लॉइड को क्या कहलाता है? सो हाइपोसाइक्लॉइड ये वो कर्व है जो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर फिक्स्ड पॉइंट द्वारा जनरेट होता है, और जब वो सर्किल बिना स्लिपिंग के एक दूसरे के अंदर क्या करता है? जनरेट करता है। यहाँ पे देखो जो हमारा हाइपोसाइक्लॉइड होता है उसमें हमारा जो मतलब स्लिपिंग सर्किल है वो किसके अंदर होता है? एक सर्किल के अंदर होता है, ठीक है। इनसाइड रूल करता है किसके? वही हमारा हाइपोसाइक्लॉइड कहलाता है ना। कोनिक सेक्शन, तो देखो कोनिक सेक्शन में क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन होता है। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। राइट सर्कुलर प्लेन को एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन द्वारा कोन के एक्सिस पर रिलेटिव डिफरेंट पोजीशन में क्या किया जाता है? इंटरसेक्ट किया जाता है। इंटरसेक्ट करने से जो सेक्शन मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। तो देखो ये हमारा, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ये हमारा एक्सिस होती है, डॉटेड पॉइंट जो है ये डॉटेड पॉइंट जो है ये एक्सिस होते हैं एंड ये हमारे जनरेटर्स होते हैं, और एपेक्स ऊपर होता है एंड बेस हमारा नीचे होता है, ठीक है ना। देखो इलिप्स क्या कह रहा है? तो जब कटिंग प्लेन, देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना, जब कटिंग प्लेन एक्स कोन के एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड होता है, ये फर्स्ट कंडीशन है E <1। तो ध्यान रखना जो हमारा इलिप्स की कंडीशन क्या है? E<1, ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। सो जब कटिंग प्लेन एक्स कोन पे होता है, तो देखो ये एक्स कोन ये है एंड एक्स कोन ये है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक डायग्राम हो गया किसका? कोनिक सेक्शन का, ठीक है। कोनिक सेक्शन का डायग्राम होगा एंड यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं। तो जब हम एक्स प्लेन पर कोन को कट करते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? जो हमारा एक्सेस है वो क्या हो जाते हैं? इंक्लाइंड हो जाते हैं, और सारे जनरेटर्स को कट करके एक ऑब्टेन होने वाला सेक्शन इलिप्स होता है, जो कि E<1 इसका मतलब क्या होता है? कंडीशन होती है ना। हाइपरबोला एंड पैराबोला। सो व्हाट इज पैराबोला? सो पैराबोला में हम कैसे कटिंग करते हैं? जब कटिंग प्लेन एक्स एक्सिस कोन के एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, और जनरेटर्स जो होते हैं जनरेटर में से एक के पैरेलल होता है। किसके? एक के पैरेलल होता है, और ऑब्टेन होने वाले सेक्शन को पैराबोला कहते हैं। इसमें =1। तो एक चीज देखो, ये हमारा जनरेटर ये है, ठीक है। एक जनरेटर ये है, थोड़ा सा सीधा हो जाता ना भाई यार। देखो ये हमारा क्या है? एक देखो हाँ, अरे भाई साहब हुआ है, अभी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी वंस मोर एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो देखो ये हमारा जो जनरेटर्स है, ठीक है।
हाँ, ये जनरेटर्स है और ये हमारा जो क्या है, ये इंक्लाइंड लाइन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसकी जो कंडीशन है ई इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। नाउ अब हमारे क्या है, जो हमारा हाइपरबोला है, हाइपरबोला में जब कटिंग प्लेन एक्स और एक्स कोन के एक्सिस के कोन के जनरेटर द्वारा बनाए जाएं, तो ये हमारा क्या है, कोन का जन एक्सिस है और इसी के जनरेटर्स द्वारा बनाए जाएं और एंगल जो होता है छोटा एंगल बनाया जाए, तो ऑब्टेन होने वाला जो हाइपरबोला होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, ई ग्रेटर देन 1। तो ए ऐसा बनता है, ठीक है। एंड ये ऐसा ये डॉटेड रहता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड कोनिक्स टर्म। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब कटिंग प्लेन एक्स एक्स कोन के एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऑब्टेन होने वाला जो सेक्शन होता है सेक्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो देखिए जो हमारा कटिंग प्लेन है वो एक्स एक्स कोन के एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा कटिंग टूल है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो ऑब्टेन होने वाला सेक्शन होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिस पर कोनिक सेक्शन कोनिक अपनी एक्सिस को कट करता है, ठीक है। और फोकस क्या होता है, फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां पर एफ, जिसको एफ कहा जाता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी ये मूविंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कहते हैं। इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। अब आता है यूनिट नंबर 1 की थ्योरी खत्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे 4-6 टॉपिक देखे। तो फर्स्ट इज हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स। एंड सेकंड है हमारा क्या, सेकंड था स्केल, स्केल के हमने टाइप देखे, प्लेन स्केल, बर्नियर स्केल। देन उसके बाद हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। फिर उसके बाद हमने देखा लेंथ ऑफ स्केल। देन फिर हमने देखा डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल के बाद साइक्लोइडिकल कर्व्स। एंड उसके बाद हमने देखा क्या, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड एंड इनवैल्यूड। देन हमने कोनिक सेक्शंस देखा। देन उसके बाद हमने क्या देखा, पैराबोला देखा, हाइपरबोला देखा। एंड अब हम रेक्टेंगुलर पैरा हाइपरबोला एंड कोनिक टर्म देख लिए। एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्शन। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, जिसको प्रोजेक्शन नहीं आता तो यहाँ पे आपको सारे केसेस, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। सो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा आपको। एंड पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एंड बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो, या आपका मतलब स्टार्टिंग वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ फर्स्ट जो है हमारा क्या, फर्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन क्या होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की पेपर या स्क्रीन, देखो किसी ऑब्जेक्ट की पेपर या स्क्रीन सिमिलर सरफेस पर ड्राइंग या फोटोग्राफी के थ्रू किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन को उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कहा जाता है। देखो जो हमारा, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है एंड एक ऑब्जेक्ट ए है एंड हमने इसको पेपर या स्क्रीन या किसी भी सिमिलर सर्विस पर इसकी ड्राइंग बना दी या फोटोग्राफी के थ्रू हमने किसी भी तरह इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या है भैया प्रोजेक्शन का, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट के कंटूर्स के वेरियस पॉइंट से प्लेन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की जो प्लेन पर जो प्रोजेक्टेड लाइन होगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रोजेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे लाइन होती हैं, जो इन लाइंस के प्लेन से मिलने वाले पॉइंट को करेक्टेड सीक्वेंस में ज्वाइन करके एक फिगर बनता है जो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कहा जाता है। एंड ऑब्जेक्ट से प्लेन तक जाने वाली जो लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टर्स कहा जाता है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी ये लाइंस बनती हैं इनसे मिल जाने वाले पॉइंट को एक करेक्ट सीक्वेंस में ज्वाइन किया जाता है एंड एक फिगर बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। एंड जो ऑब्जेक्ट से प्लेन तक जाने वाली लाइंस जो होती हैं उनको प्रोजेक्टर्स कहा जाता है। सो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। सो देखो अब मेरी बात सुनना, अगर तुमको कुछ नहीं आता है और तुम ये थ्योरी पढ़ते हो एंड इसके बाद ड्राइंग के क्वेश्चंस करते हो तो तुमसे बन जाएंगे, ठीक है।
अब आता है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में कॉमनली 4 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सेकंड इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। So these are 4 type of method of projection. So now isometric, oblique और perspective projection में एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन प्लेन पर क्या किया जाता है, वन व्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो मान लो कि मान लो एक 3D ड्राइंग है, 3D ड्राइंग को हम 1D ड्राइंग, 1 डायमेंशनल ड्राइंग में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो ये सारे 3 क्या होते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्रोजेक्शन प्लेन पर सिर्फ 1 डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को मैनुअली परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन प्लेन्स पर 2 या 3 व्यूज रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया, बैक व्यू हो गया। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा आइसोमेट्रिक है, ऑब्लिक है एंड पर्सपेक्टिव है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें हम 3 डायमेंशनल को 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर, मतलब 1 डायमेंशनल व्यूज दिखाता है। एंड जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये हमको 2D 3D व्यूज में रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा देता है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो अब देखो ये रूल्स तुमको याद रखने, अगर तुमको ये रूल्स याद हैं तो HPVP वाले क्वेश्चन तुमसे कभी गलत नहीं होंगे एंड तुमसे अच्छे से आंसर बनेगा। तो नाउ अब देखो, तो एक चीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट है, जब प्रोजेक्टर्स, जो हमारे प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर क्या होते हैं, मान लो मैंने अभी आपको ऊपर प्रोजेक्टर बताया था कि प्रोजेक्टर क्या होते हैं। प्रोजेक्टर वो होते हैं ऑब्जेक्ट से प्लेन तक जाने वाली लाइंस जो होती है उनको प्रोजेक्टर कहा जाता है। ऑब्जेक्ट से लाइंस जो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टर्स कहा जाता है। प्लीज अब मत भूलिएगा। तो देखो, जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने पर और प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो, देखो जो हमारा प्रोजेक्टर है एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो और प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसे प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो देखो ये कौन कौन से व्यूज देता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ये 3 टाइप का व्यूज देता है। तो फर्स्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन क्या, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा क्योंकि डिटेल में लिख के लाया हूं। ठीक है, तो आपको आगे सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो इतना तुम समझ लो कि जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो है जब प्रोजेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल हो और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उन प्रोजेक्शंस को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं। ये तीन टाइप का व्यूज देता है। फर्स्ट इज फ्रंट व्यू, सेकंड इज टॉप व्यू। देखो फ्रंट व्यू सीधा सीधा, टॉप व्यू नीचे ऊपर से नीचे एंड साइड व्यू इधर से इधर। ठीक है, तो ये 3 टाइप का भी यूज होता है। और जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है एंड थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। अब आता है फर्स्ट एंगल वर्सेस थर्ड एंगल मेथड। सो देखो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो देखो ऑब्जेक्ट जो होता है, देखो एक लाइन तो मैंने बता दिया कि जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में लाइज करता है। देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में लाई करता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में लाई करता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को नॉन ट्रांसपेरेंट और एज्यूम किया जाता है। ठीक है, एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को ट्रांसपेरेंट एज्यूम किया जाता है। ठीक, एंड नाउ फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, मतलब अबव होता है एंड ड्रॉ होता है, और जो हमारा टॉप व्यू होता है रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, मतलब ब्लो में होता है। ठीक है, एंड एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा फ्रंट व्यू है और जो हमारा टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू क्या होता है, अबव होता है और टॉप व्यू हमारा डाउन ब्लो होता है। ठीक है, और थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, मतलब ब्लो होता है। जो हमारा फ्रंट व्यू होता है इसमें अलग होता है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा टॉप व्यू होता है वो अबव होता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा
टॉप फ्रंट व्यू होता है वो ब्लू होता है, एंड टॉप व्यू क्या होता है, अबव होता है। और इसके जस्ट अपोजिट फर्स्ट एंगल में होता है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट व्यू होता है वो अबव होता है और जो टॉप व्यू होता है वो ब्लू होता है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो फर्स्ट फ्रंट व्यू है वो ब्लू होता है एंड टॉप व्यू अबव होता है, ठीक है। और जो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है, ये प्रोजेक्शन मेथड ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा रिकमेंडेड है, एंड ये थर्ड एंगल में ये प्रोजेक्शन मेथड यूएसए और अदर कंट्रीज में यूज होते हैं। तो नाउ आई थिंक तुमको फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो देखो आई थिंक तुमको जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, प्लीज आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर फर्स्ट एंगल में है, ध्यान से समझना, अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट एंगल में है तो तुम्हारा जो टॉप व्यू बनेगा वो नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू अबव बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो जो तुम्हारा टॉप व्यू होगा वो अबव बनेगा और फ्रंट व्यू ब्लू बनेगा, ठीक है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो जो देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, तो देखो एक पॉइंट स्पेस में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट स्पेस में कहीं भी हो सकता है और उसकी पोजीशंस दो प्रिंसिपल प्लेन या रेफरेंस प्लेन की हेल्प से क्या करते हैं, डिटरमाइन किया जाता है, जिन्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एचपी और वर्टिकल प्लेन मतलब वीपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ये चीज एच पी वीपी वाला मैंने आपको समझाना। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो स्पेस में कहीं भी हो सकता है। स्पेस मान लो सपोज ये स्पेस है एंड यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, एंड उसकी जो पोजीशन होती है वो दो प्रिंसिपल प्लेन या रेफरेंस प्लेन की हेल्प से डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट इज एच पी एंड सेकेंड इज वीपी। तो एच पी क्या होता है, एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वीपी इज वर्टिकल प्लेन। तो ये एक दूसरे को राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए पूरी स्पेस 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड एक पॉइंट इन चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी भी का हो सकता है। मानो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, या थर्ड हो सकता है, या फोर्थ हो सकता है, या वो रेफरेंस लाइन में हो सकता है, या किसी प्लेन पर हो सकता है, या दोनों प्लेन में हो सकता है, एंड किसी में भी लाई कर सकता है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। सो देखो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट, एक जो पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में कहीं भी हो सकता है, एंड इसकी जो पोजीशन है वो हम दो प्रिंसिपल या प्लेन ऑफ रेफरेंस से डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज एचपी एंड सेकंड इज वीपी। और ये जो एचपी एंड वीपी होती है, ये जो एच पी और वीपी होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए पूरी स्पेस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड हमारा जो रेफरेंस प्लेन है ये किसी एक पर या दोनों पॉइंट में हो सकता है। नाउ अब हम समझेंगे क्वाड्रेंट्स की, क्वाड्रेंट्स होते क्या है, एंड एच पी वीपी में जो है ये हमारा बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर तुमको ये चीज़ क्वाड्रेंट समझ में आ गई तो एच पी में जो आपका टॉप व्यू कहाँ बनना है, फ्रंट व्यू कहाँ बनना है, साइड व्यू कहाँ बनना है, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी भैया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, एंड चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट समझना, तो एक चीज़ समझ लो कि ये और ये, तो ये हमारा क्या होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होता है, ए पॉइंट पे अबव होता है एच पी और इन फ्रंट होता है वीपी, ठीक है। एंड यहाँ पे एफ पॉइंट पे अबव होता है एच पी इन वीपी, ठीक है। तो यहाँ पे ई पॉइंट पे एच पी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना आपको, जो हमारा एच पी है वो अबव होता है और इन फ्रंट होता है वीपी, और यहाँ पे क्या होता है, एच पी अबव होता है और बिहाइंड होता है वीपी। थर्ड में ब्लो होता है एच पी, बिहाइंड होता है वीपी, तो ब्लो एच पी होता है, बिहाइंड वीपी होता है सी में, और ब्लो एच पी होता है, इन फ्रंट होता है वीपी, ठीक है। और देखो ये क्या हो गया, ई एफ जी एच, तो एफ में अबव एच पी इन वीपी, और जी में इन एच पी बिहाइंड वीपी, और एच में ब्लो एच पी एंड वीपी, ठीक है। एक चीज बता दूं मैं आपको
कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें अबव वीपी बनता है और इन फ्रंट ऑफ वीपी बनता है, ठीक है। अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। एंड जो हमारा बी पॉइंट है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, अबव एचपी होता है, बिहाइंड वीपी होता है, ठीक है। और जो हमारा सी पॉइंट है उसमें क्या होता है, जो एचपी होता है वो ब्लो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन ब्लो होता है, और जो वीपी होता है वो बिहाइंड होता है, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है कि एच पी जो होता है वो ब्लो होता है, इन फ्रंट होता है वीपी के। एंड ई पॉइंट में क्या होता है, इधर देखो तो एच पी इन फ्रंट ऑफ वीपी। एफ में अबव एच पी इन वीपी, अबव इन जी पॉइंट में इन इन एच पी बिहाइंड वीपी, ठीक है। एच में ब्लो होता है एचपी के और वीपी के। तो आई थिंक तुमको क्वाड्रेंट समझ में आ गया हो। अब एक चीज ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ एफ वी एंड टी वी मास्टर फॉर्मूला। तो ध्यान से सुनना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड आपका फ्रंट व्यू, ठीक है। सो देखो पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्टिव। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ध्यान से समझना, ये तुमको कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। सो ये तुमको कोई नहीं देने वाला। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा टॉप फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू अपॉन फ्रंट व्यू होता है। फोर्थ में फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू होने वाला। एंड मास्टर फॉर्मूला क्या है कि मान लो कि अबव द एचपी और अबव द एचपी तो ऊपर, ब्लो द नीचे, ब्लो द एचपी, अब बिहाइंड वीपी एंड अबव वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। तो नाउ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्शन मतलब एक लाइन दो पॉइंट के बीच की शॉर्ट डिस्टेंस डिफाइन की जाती है, इसीलिए लाइंस का जो प्रोजेक्शन है वो कुछ नहीं बल्कि 2 पॉइंट का प्रोजेक्शन होता है। ध्यान दे सुनना, जो हमारा क्या है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो हमारा एक लाइन है, एक लाइन जो होती है, एक लाइन 2 पॉइंट के बीच में क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस डिफाइन करती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन या कुछ भी बल्कि 2 पॉइंट्स का प्रोजेक्शन होता है। एप्लीकेशन क्या, लाइन का जो यूज़ है स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल पावर ट्रांसमिशन की लेंथ फाइंड करना, और पाइपलाइंस हो गई, वायर्स हो गया, केबल्स हो गया, और पावर ट्रांसमिशन टावर, टीवी और एट्सेट्रा। एक इन सब के लेंथ और स्लोप को क्या करना, अगर अलग एंगल से क्या करना, स्लोप एंगल से फाइंड करना। अब ट्रेस ऑफ लाइन क्या होता है, तो देखो जब एक लाइन जो होती है, जब एक लाइन किसी प्लेन की तरफ इंक्लाइंड हो, क्या हो, जब एक लाइन किसी प्लेन के इंक्लाइंड हो, ठीक है, तो वो जो प्लेन होता है तो क्या होता है, जो प्लेन होता है किसको मिलेगी, तो देखो जो एक प्लेन है, मान लो कि जब ये एक लाइन किसी प्लेन की तरफ क्या होती है, इंक्लाइंड होती है, तो वो उस प्लेन को मिलेगी, मतलब अगर जरूरत हो तो प्रोड्यूस करके उसको मिलेगी, ठीक है। नाउ अब जिस पॉइंट पर प्लेन या लाइन प्रोड्यूस प्लेन से मिलती है तो उसका ट्रेस कहा जाता है। किसका ट्रेस कहा जाता है, ये उसी का ट्रेस कहा जाता है। तो लाइन का जो एचपी होता है, लाइन का एचपी के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है, जिसे यूजुअली हॉरिजॉन्टल एचटी से डिनोट किया जाता है, एंड वीपी के साथ जो होता है उसको वीटी से डिनोट किया जाता है। तो वर्टिकल ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक। नाउ स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो लाइन एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल हो, तो इस केस में क्या होता है, इन केस में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ट्रू लेंथ होते हैं। ध्यान से समझो कि जो हमारा लाइन है वो एचपी और जो लाइन है हमारी वो एचपी और वीपी के क्या हो, दोनों के पैरेलल हो। तो जो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होगा दोनों ट्रू लेंथ होते हैं, ठीक है। नाउ से प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में क्या होता है कि प्लेन जो होता है, प्लेन फिगर्स या सरफेस की सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं। देखो जो हमारा प्लेन होता है, प्लेन फिगर का सरफेस का 2 डायमेंशन होता है, मतलब सेकंड 2 डायमेंशनल बाय लेंथ और ब्रेथ। इनकी थिकनेस नहीं होती है। एक प्लेन फिगर को एक प्लेन से कंटेंट एज्यूम किया जाता है और उसके प्रोजेक्शन ड्रॉ किए जाते हैं। अगर प्रिंसिपल ऑफ प्लेन्स प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में हो तो प्लेन ऑफ पोजीशन क्या होता है, तो प्लेन की जो पोजीशन होती है वो नोन होती है। तो टाइप ऑफ प्लेन्स देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट इज प्रिंसिपल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन और पैरेलल टू द अदर प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द वन प्लेन और इंक्लाइन टू द अदर प्लेन, एंड ऑक्सिलरी प्लेन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लेन, तो इसमें एचपी और वीपी होता है, ये रेफरेंस प्लेन होता है। फिर आता है दूसरा
प्रोफाइल प्लेन, ये साइड प्लेन होता है, दोनों रेफरेंस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। दोनों रेफरेंस प्लेन का क्या होता है, दोनों दोनों जो होते हैं मतलब एचपी और वीपी, वो दोनों क्या होते हैं, रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर टू वन प्लेन और पैरेलल टू द अनदर प्लेन क्या है, तो देखो प्लेन जो है, प्लेन एचपी के परपेंडिकुलर होता है और वीपी के पैरेलल होता है। एंड यहाँ पे जो प्लेन होता है वो वीपी के परपेंडिकुलर होता है और एचपी के पैरेलल होता है। और परपेंडिकुलर टू वन प्लेन और इंक्लाइन टू द अनदर प्लेन या ऑक्सिलरी प्लेन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दो व्यूज लाइक टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, कभी कभी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कॉन्वे करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए एडिशनल व्यूज जिन्हें ऑक्सिलरी व्यूज कहते हैं दूसरे प्लेन्स पर प्रोजेक्टेड की जाती है एंड जिन्हें ऑक्सिलरी प्लेन्स कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी प्लेन्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है एवीपीपी, इट मींस ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, एंड ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन। सो देखो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, तो ये एचपी के परपेंडिकुलर होता है और वीपी के इंक्लाइंड होती है। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन को ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू कहा जाता है। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन एआईपी, तो ये वीपी के परपेंडिकुलर होता है और एचपी के इंक्लाइंड होता है। तो हमारा जो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर प्रोजेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी टॉप व्यू कहा जाता है। तो ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जो दोनों रेफरेंस प्लेन के इंक्लाइंड होती है, उन्हें ऑब्लिक प्लेन कहा जाता है। तो अब देखो ट्रेस ऑफ प्लेन देख लो, तो एक प्लेन जो होता है, एक प्लेन को अगर जरूरत पड़े तो एक्सटेंड किया जाता है, तो वो रेफरेंस प्लेन को लाइंस मिल जाती है, लाइंस में मिलेगी जब तक उसमें किसी भी पैरेलल, जब तक उसमें किसी भी एक लाइन के पैरेलल ना हो, तो ये लाइंस जो होती हैं ये ट्रेस कहलाती हैं। मान लो कि वो लाइंस जिसमें प्लेन जो है एचपी पे मिलता है, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहा जाता है, एंड जहाँ पे वो दूसरी लाइन जो हमारी है वो कहाँ मिलती है, वीपी में मिलता है, तो उसे वर्टिकल ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में तीन डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट इज लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। एक सॉलिड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम दो ऑर्थोग्राफिक व्यूज जरूरी होते हैं, लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू। तो कभी कभी हम मोर कॉम्प्लिकेटेड केस में जब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू को सॉलिड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो एडिशनल में हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी व्यूज का यूज करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। तो टाइप ऑफ सॉलिड, सो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड। सो पॉलीहेड्रा मतलब पॉलीहेड्रॉन एंड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। सो फर्स्ट इज पॉलीहेड्रा। सो वो सॉलिड प्लेन्स जो प्लेन्स से बाउंडेड होते हैं उन्हें पॉलीहेड्रा कहा जाता है। ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिज्म, ट्राइंगुलर और सर्कुलर और पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। नाउ पिरामिड, ट्राइंगुलर, स्क्वायर एंड पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। ठीक है, क्यूब जो होता है, हेक्साहेड्रॉन होता है, सिक्स स्क्वायर को कंसिस्ट करता है। टेट्राहेड्रॉन 4 इक्वल ट्राइंगल्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। नाउ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, वो सॉलिड्स जो एक प्लेन की एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, रिवोल्यूशन से फॉर्म होते हैं, एंड उन्हें सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड थर्ड इज फ्रस्टम ऑफ सॉलिड, ट्रंकेट ऑफ सॉलिड एंड ऑब्लिक ऑफ सॉलिड। सो नाउ अब आता है यूनिट नंबर 4। तो सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू। तो सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू, तो सेक्शनल व्यू क्या होता है, तो जब एक सॉलिड को इंटरनल कंस्ट्रक्शन डिटेल देखने के लिए कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन से कट किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट की रिमेनिंग पोर्शन, जो ऑब्जेक्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो अलग सेक्शन के प्रोजेक्शन को सेक्शनल व्यू प्लेन कहा जाता है। तो ध्यान से समझना, जो हमारा मान लो कि एक सॉलिड है, जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, इंटरनल, जो अगर उसके इंटरनल में काम करना है, इंटरनल पार्ट में काम करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो कट करते हैं। सो मान लो उसको अगर हम कट करते हैं देखने के लिए, तो जो हमारा सेक्शन, जो कटा हुआ सेक्शन निकलता है, तो हम ऑब्जेक्ट के रिमेनिंग पोर्शन को हम अलग सेक्शन के प्रोजेक्शन ऑफ सिलेक्शन व्यू से सेक्शन व्यू कहा जाता है। इसे थिन लाइन से इंडिकेट किया जाता है और जो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते हैं उसे 45 एंगल पर इंक्लाइन किया जाता है। ठीक है, नाउ अब आता है हमारा क्या, सेक्शन प्लेन। तो सेक्शन प्लेन जो होते हैं वो जनरली परपेंडिकुलर प्लेन होती हैं और ये रेफरेंस प्लेन के क्या होते हैं, पैरेलल या इंक्लाइंड हो सकती हैं, और इन्हें यूजुअली इनके ट्रेस एचटीवीटी से डिस्क्राइब किया जाता है। नोट, अगर कटिंग प्लेन फ्रंट व्यू में है तो उसे वर्टिकल ट्रेस कहा जाता है, फ्रंट व्यू में है तो वर्टिकल ट्रेस कहा जाता है, एंड टॉप व्यू में है
तो उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नाउ फ्रस्टम एंड ट्रंकेटेड सॉलिड, तो देखो फ्रस्टम, तो डिफरेंस बिटवीन फ्रस्टम ऑफ सॉलिड एंड ट्रंकेट ऑफ सॉलिड। तो जो हमारा फ्रस्टम ऑफ सॉलिड है, ये देखो फ्रस्टम ऑफ पिरामिड है, फ्रस्टम ऑफ ट्रंकेट ऑफ पिरामिड। सो फ्रस्टम ऑफ सॉलिड, जब एक सॉलिड को उसके बेस के पैरेलल सेक्शन प्लेन कट किया जाता है तो उसके ऊपर पोर्शन रिमूव किया। देखो मान लो कि हम पढ़ रहे हैं फ्रस्टम ऑफ सॉलिड, तो देखो जब एक सॉलिड होता है, सॉलिड को क्या करते हैं, उसके बेस के पैरेलल, मान लो ये बेस है और ये पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, सेक्शन प्लेन से कट करते हैं, तो उसका जो अपर पोर्शन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, टू रिमेनिंग बॉटम पोर्शन ऑफ फ्रस्टम ऑफ सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। नाउ जो हमारा है ट्रंकेट में क्या है, ट्रंकेट सॉलिड, जब एक सॉलिड को यूज करके बेस के इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन कट किया जाता है तो उसका जो अपर पोर्शन होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, तो रिमेनिंग बॉटम पोर्शंस को ट्रंकेट सॉलिड कहा जाता है, ठीक है ना। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट के बाद है आपका आइसोमेट्रिक्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट सरफेस जब फ्लैट प्लेन के रूप में ओपन की जाती है तो उसे डेवलपमेंट सरफेस कहा जाता है। प्रिंसिपल क्या भैया इसका, तो प्रिंसिपल ये है कि डेवलपमेंट पर हर लाइन उसकी क्रॉसपॉन्डिंग्स एज के ट्रू लेंथ होनी चाहिए और उस सरफेस जिसके लिए डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस और एप्लीकेशन, तो देखो एक इंजीनियर को फ्रिक्वेंटली उन प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है जहां किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस से डिप्लॉयमेंट करना होता है। तो देखो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस अपनी एप्लीकेशंस ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, शिप्स, बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज सीट में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सीट में मेंटल वर्क और बॉयलर, चिमनीज, प्रेशर और वेसल्स के कंस्ट्रक्शन में फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्या है, डेवलपमेंट था किसका, सरफेस का। तो देखो अब आता है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक टाइप की पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है जिसमें एक सॉलिड के 3 डायमेंशन सिर्फ एक व्यू में शो होते हैं, बल्कि उनके एक्चुअल साइज डायरेक्टली उसी से मेजर किए जाते हैं। तो मान लो कि अगर एक क्यूब को उसके किसी भी कॉर्नर पर ग्राउंड पर क्या किया जाता है, ग्राउंड पर इस तरह से रखा जाए, उसकी सॉलिड डायगोनल मतलब वीपी के परपेंडिकुलर, तो फ्रंट व्यू उस क्यूब के आइसोमेट्रिक का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है किसका, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, ठीक है ना। आइसोमेट्रिक एक्सिस एंड आइसोमेट्रिक स्केल, तो देखो क्यूब की 3 लाइंस होती है, CB, CD, CG, जो पॉइंट C पर मिलता है और एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल में बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस कहा जाता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है, जैसे बॉक्स मेथड, कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन मेथड, सेंटर लाइन लेआउट मेथड एंड आइसोमेट्रिक स्केल क्या, वो प्रोपोर्शन जिसके थ्रू एक्चुअल डिस्टेंस को आइसोमेट्रिक डिस्टेंस में रिड्यूस किया जाता है, उसे आइसोमेट्रिक स्केल कहा जाता है। आइसोमेट्रिक स्केल में एक्चुअल लेंथ को स्क्वायर 3 और 9/11 या 0.815 ऑफ ट्रू लेंथ का रेशियो में रिड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो आइसोमेट्रिक व्यू में व्यू ड्रॉ करते वक्त डायमेंशन लिए जाते हैं जो ट्रू डायमेंशन होते हैं, एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ड्रॉ करते वक्त जो डायमेंशन लिए जाते हैं वो आइसोमेट्रिक स्केल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रू डायमेंशन होते हैं एंड यहाँ पे जो डायमेंशन लिए जाते हैं वो आइसोमेट्रिक स्केल के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। नाउ सेकंड, जब लाइंस देखो ये ट्रू डायमेंशन है एंड ये आइसोमेट्रिक डायमेंशन। तो सेकंड है हमारा, जब लाइंस आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं तो उन्हें ट्रू लेंथ लेड ऑफ की जाती है, एंड जब लाइंस आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाती हैं तो लेंथ जो होती है वो 0.815 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ को रिड्यूस किया जाता है। नाउ अब आता है आइसोमेट्रिक एक्सिस लाइंस एंड प्लेन्स। तो देखो क्यूब की 3 लाइन होते हैं, CB, CD, CG, जो पॉइंट C पर मिलती हैं एंड एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, 120 एंगल पर बनती हैं, उन्हें आइसोमेट्रिक एक्सिस कहा जाता है। इन एक्सिस के पैरेलल
लाइंस को आइसोमेट्रिक लाइंस कहा जाता है, और क्यूब की फेसेस को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेन्स और लाइंस को पैरेलल एक दूसरे के आइसोमेट्रिक प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। ना ऑब्जर्वेशन देखो क्यूब की अब पोजीशन के फ्रंट व्यूज, तो देखो क्यूब की सारी फेसेस वीपी की तरफ इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, इसलिए ये स्क्वायर्स की जगह सिमिलर एक क्यूब इक्वल रूम्बस का शेप लेती हैं, ठीक है। सी बी सी डी और सी जी लाइन्स जो सॉलिड राइट एंगल एजेस रिप्रेजेंट करती हैं वो बीपी की तरफ इक्वली इंक्लाइंड होती हैं, इसलिए इक्वल फॉरेस्टेंट होती हैं, और जो हमारा दूसरा होता है वो 120 डिग्री एंगल के साथ बनती हैं, जो कि सी जी लाइन होने की वजह से दूसरी लाइन ऑफ सी बी सी डी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्यूब की एज रिप्रेजेंटेशन करने वाली बाकी सारी लाइंस जो होती हैं वो ऊपर वाली 3 लाइंस में होती हैं, किसी एक के पैरेलल होती हैं और वो भी इक्वली फ्रस्टेड होती हैं। तो टॉप फेस के अकॉर्डिंग जो डायगोनल है वो बीडी बीपी के पैरेलल होती हैं, इसलिए उसे ट्रू लेंथ रहती हैं, ठीक है। तो नाउ अब हमारा क्या आइसोमेट्रिक स्केल, तो आइसोमेट्रिक स्केल क्या है, जैसे मान लो क्यूब की सारी एजेस इक्वली फॉरेस्टेंडेड होती हैं, जो कि वैसे भी क्या होती हैं स्क्वायर फेसेस रूम्बस की तरह दिखता है, एंड जो रूम्बस होता है वो ABCD2। अब देखो ये तुमको फिगर की बात कर रहा है, तो मैं बता दूं ये फिगर तुमको कहाँ मिलेगा, ये फिगर तुमको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने उठाया, तो ये इस फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये फिगर बने, एंड मैं ये तुमको नोट्स दे दूंगा, एंड टेलीग्राम पे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब देखो, सो जो हमारा क्या है भाई हो जा, ठीक है। तो जो हमारा BD है, BD को डायगोनल मानकर एक स्क्वायर BQ DP कंस्ट्रक्ट करो, तभी BA की लेंथ ट्रू लेंथ दिखेगी। तो ट्राइंगल ABO BA अपॉन BO 1 अपॉन cos 30, तो 2 अपॉन √3, एंड ट्राइंगल PBO में क्या हो गया, √2/1 आ गया, एंड BA अपॉन इसका ये निकाला तो 0.85 निकाला। तो आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ, तो BA अपॉन BP करेंगे तो कितना निकला 0.815 या 9/11 अप्रॉक्सीमेटली। इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन √2:3 के रेशियो में रिड्यूस होता है, एंड आइसोमेट्रिक लेंथ जो होती है वो ट्रू लेंथ का इतना होता है। इसलिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते वक्त मेजरिंग ऑफ मार्किंग स्केल्स ट्रू लेंथ आइसोमेट्रिक लेंथ को कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ये कन्वीनियंटली स्केल का काम करती है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपका आइसोमेट्रिक स्केल है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे ना प्रीवियस वीडियो पे, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये उन्हीं के आंसर हैं। एंड प्लीज़ आप अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना कि ED एग्ज़ाम कल है, एंड 5 थ्योरी क्वेश्चन कर लो एंड पास हो जाओगे। सो प्लीज़ इसको जाके क्वेश्चन को ज़रूर देखना, एंड हमारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन पे है, ED पास इन 1 डे ऑटोकैड, एंड ऑटोकैड में कुछ नहीं पड़ा तो ये 8 क्वेश्चन कर लो, ED में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, एंड 100% आपके काम आएंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, तो मेरे पास एक डिमांड आई है कि भैया हमें ED के सारे क्वेश्चंस के डायग्राम का एक 1 शॉट दे दो या डायग्राम को PDF दे दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये देने वाला हूँ। तो बाकी आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इतना कर लेना, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। सो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।